स्टार्ट। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल नागर है। आप सभी का विनाईएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हमने कल अफ्स्पा कानून के बारे में चर्चा की थी, ठीक उसी प्रकार आज हम एक नया जो देश का मुद्दा है और आज़ाद भारत का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मुद्दा रहा है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के नाम से जाना जाता है। आज हम यूसीसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे, उसके विभिन्न पहलू को देखते हुए उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या थोड़े बहुत जो एक कम्युनिटी को लगता है कि कुछ नुकसान है, उन पर चर्चा करेंगे। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम यूसीसी पर बात को हमारी आगे बढ़ाते हैं। यूसीसी दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भारत के संविधान आर्टिकल 44 में दिया हुआ है, जो कि डीपीएसपी का एक पार्ट है। और इसको डीपीएसपी में जोड़ने का एक कारण रहा था कि आज़ाद भारत, जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त देश की जो हारमोनी वैसी नहीं थी और देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी वैसी नहीं थी कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे एक नाजुक मुद्दे को भारत में लागू कर पाए, क्योंकि भारत हमेशा से ही एक विभिन्न धर्मों का और विभिन्न संप्रदायों का देश रहा है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना भारत के लिए एक चुनौती के रूप में सामने हमेशा से रहा है। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अभी कुछ काफ़ी समय से करंट गवर्नमेंट के द्वारा भी इसकी ज़रूरतों को समाज के सामने और देश के सामने रखा गया है। इसी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को आज के टाइम पे भारत एक उन्नत देश के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, भारत को और एक डेवलप्ड सोसाइटी के रूप में स्थापित करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना आवश्यक माना जा रहा है। तो इस दिशा में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, इसका क्या इतिहास रहा है और ये कैसे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न जजमेंट में और विभिन्न केसेस के जजमेंट के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत को समाज के सामने रखा है। तो आइए बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में संविधान के आर्टिकल 44 में दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो प्रकार के कोड होते हैं, एक होता है सिविल कोड, एक होता है क्रिमिनल कोड। तो हम इन दोनों के बारे में डिस्टिंग्विश करते हुए सिविल कोड और क्रिमिनल कोड दोनों की बातों में जितने भी इनके विभिन्न पहलू हैं, इनको जांचते हुए हम समझ पाएंगे कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड और सिविल कोड होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि सिविल कोड में और क्रिमिनल कोड में क्या अंतर है। तो सिविल कोड में बेसिकली वो मुद्दे होते हैं जो कि क्रिमिनल ऑफेंस वाले नहीं होते हैं। जैसे कि सिविल कोड में प्रॉपर्टी से संबंधित मुद्दे, मैरिज से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, फैमिली रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रॉपर्टी से संबंधित ये सभी मुद्दे सिविल कोड के अंतर्गत आते हैं। इसी सिविल कोड में हमारी मैरिज जैसे पॉलीगामी, पॉलीएंड्री, मोनोगामी से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, महिलाओं का प्रॉपर्टी पर अधिकार से संबंधित ये सभी मुद्दे, ये सभी पहलू सिविल कोड के अंदर आते हैं। वहीं क्रिमिनल कोड पे वो ऑफेंसेस जिनसे भारत की न्यायपालिका के द्वारा किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कि जुर्म करता है उसको दंडित किया जाता है, जैसे मर्डर, लूट, चोरी चकारी करना या कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा देना, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लिप्त रहना, ये सभी चीज़ें
क्रिमिनल कोड के अंतर्गत आती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में क्रिमिनल कोड सभी संप्रदाय, सभी जाति, सभी धर्म, सभी पूरे भारत में सिर्फ एक ही कोड के जरिए पूरा भारत का जो क्रिमिनल कोड है वो गवर्न होता है, जो कि पहले आईपीसी और सीआरपीसी के रूप में जाना जाता था। अब वो भारतीय न्याय संहिता जो कि 2024 में ही माननीय महामहिम प्रेसिडेंट के द्वारा नोटिफाइड किया गया है, और तब से ही भारतीय न्याय संहिता लागू हुई, जो कि भारत की तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को डील करती है। चूँकि क्रिमिनल कोड में सभी संप्रदाय और पूरे भारत में एक समान लागू होता है क्रिमिनल कोड, वहीं सिविल कोड के जो मैटर्स है वो अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग धर्मों के अलग अलग होते हैं, जिन्हें पर्सनल लॉज कहा जाता है। अब सिविल कोड में जो मैटर है, जैसे कि हिंदूज, भारत में विभिन्न धर्म रहते हैं, जैसे कि हिंदूज, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसीस और भी संप्रदाय भारत में रहते हैं। तो भारत में जैसे कि मैरिज के जो कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म में अलग है और वहीं पे मुस्लिम धर्म में अलग होते हैं। इसी जो विभिन्न जो डिफरेंस है दोनों धर्मों के सिविल कोड के मैटर को, इनको ख़त्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात की जा रही है। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में हिंदुओं के लिए पॉलीगामी बैन है, और वहीं भारत के मुस्लिम समुदाय में पॉलीगामी को मान्यता दी गई है। इस वजह से जो कि दोनों धर्मों के बीच में सिविल कोड एक डिफरेंस क्रिएट करता है, उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए, उस डिफरेंस को पाटने के लिए भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात की जा रही है। जैसे देखा जाता है कि 1985 और 84 के टाइम पर भारत में शाहबानो केस हुआ था। उस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि जल्द ही भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, जिससे कि जो एक खास समुदाय के बीच में और उस समुदाय की महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसको खत्म किया जा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और इस बात की आवश्यकता को महसूस करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास करने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। अब ये हुआ हमारा सिविल कोड में हमने डिफरेंस देखा और हमने क्रिमिनल कोड में डिफरेंस देखा। अब हम देखते हैं कि जो 3 मुख्य केसेस है, उन केसेस के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में कदम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो 3 केस निम्नलिखित है, जैसे कि फर्स्ट है शाहबानो केस, दूसरा केस है सरला मुदगल केस, मुगदल केस। इन विभिन्न केसों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। चूँकि हमने क्रिमिनल कोड क्या होता है, सिविल कोड क्या होता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड की कैसे भारत में बात शुरू हुई है और केसेस के आधार पर क्या सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिए हैं, ये बात की है। अब हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड विभिन्न जो पूरे भारत में एक ही सिविल कोड हो, पूरे भारत के लोग, पूरे भारत के जाति, संप्रदाय और रीजन और लैंग्वेज और एथनिसिटी के आधार पे जो विभिन्नता है, उन सभी को हम एक ही कानून से गवर्न करें। जैसे कि हम क्रिमिनल कोड को लागू करते हैं और वो क्रिमिनल कोड भारत के प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होता है, ठीक उसी प्रकार हम सिविल कोड, और जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जाना जाता है, उसको भी लागू करें और वो भारत के तमाम नागरिकों, पूरे नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक तमाम
नागरिकों पर सामान्य रूप से लागू हो, ताकि देश में एक एकता की भावना हो और कम्युनल कॉन्शियसनेस जो कभी कभी डिफरेंट सिविल कोड होने के नाते डेवलप होता है, उस कम्युनल कॉन्शियसनेस को हम ख़त्म करें, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दें, ताकि यूनिटी की फीलिंग लोगों में डेवलप करें। क्योंकि जब लोग सामान्य कानून से कानून से गवर्न होंगे तो उनमें वीनेस वननेस की भावना पैदा होगी, जिससे सोशल हार्मोनी और रिलीजियस हार्मोनी भी डेवलपमेंट होगा। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब विभिन्न धर्म के संप्रदाय के पर्सनल लॉज जो कि उनके धार्मिक स्क्रिप्चर्स या धार्मिक ग्रंथ के आधार पर आधारित होते हैं। जो पर्सनल लॉज होते हैं, उन पर्सनल लॉज को ख़त्म करके एक ऐसे कानून का ड्राफ्ट और ऐसे कानून को लागू किया जाए जो कि विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं उन पर समान रूप से लागू हो। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड ये होता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में विस्तृत रूप से भारतीय संविधान में ज़्यादा दिया नहीं गया है। इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को डीपीएसपी के आर्टिकल 44 डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में ऐड किया गया है। और चूँकि डीपीएसपी एक स्टेट के लिए डायरेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं, और जब सरकार को या राज्य को ऐसी ज़रूरत महसूस हो कि देश में स्थिति अनुकूल हो और आर्टिकल 44 का में दिए गए प्रावधान जो कि डीपीएसपी के हैं उनको देश में लागू किया जाए और एक समान सिविल कोड को एस्टेब्लिश किया जाए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उन बेनिफिट के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे अगर एक देश, जिस तरह हमारा देश क्रिमिनल कानून एक है, तो चाहे कितने ही डिफरेंट धर्म के हो, संप्रदाय के हो, जाति के हो, सब लोग और कोई से भी पद पर हो, इक्वालिटी के साथ सभी लोगों को एक कानून से गवर्न किया जाता है। चाहे कोई भी हो, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हायर क्लास, लोअर क्लास, रूरल, अर्बन एरिया के लोग हो, मेल हो, फीमेल हो, एनीवन, एवरीवन आर ट्रीटेड विथ सेम लॉज। और ठीक उसी प्रकार अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में एक होगा तो उस लॉज के लागू होने के पश्चात भारत में एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलेगा वो हमारा होगा सोशल एंड रिलीजियस हार्मोनी। यूसीसी के आने के बाद भारत में सोशल और रिलीजियस हार्मोनी डेवलप होगी। अब ये डेवलप कैसे होगी इस बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कि एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पे कुछ लोग हैं। अब वो लोग अलग अलग रूल्स के अपने धार्मिक स्क्रिप्चर्स के आधार पर वो अपने कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के आधार पर उनको गवर्न किया जा रहा है। वो अपनी एक्टिविटीज़ अपने जो रिलीजियस स्क्रिप्चर है उसके आधार पे कर रहे हैं। तो सब में एक डिफरेंट फीलिंग रहेगी। वो मान के चलेंगे कि यार आप अलग हो, हम अलग हो। इसके नेगेटिव इफेक्ट में स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज, ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। अगर वहीं पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो विभिन्न प्रकार के लोग एक ही लॉ से गवर्न अगर होंगे तो उन सब के बीच में एक वननेस की फीलिंग आएगी। जब ये फीलिंग आएगी तो समाज में हार्मोनी बढ़ेगी। समाज में हार्मोनी बढ़ेगी तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट हमारा और ब्राइट होगा। और उसी के साथ समाज में जैसे कम्युनल वायलेंस जैसे जो दुष्कृत्य हमें देखने को मिलते हैं वो खत्म हो जाएंगे। इस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से सोशल एंड रिलीजियस हार्मोनी डेवलप होती है। दूसरा, हम इस केस का सबसे
बेनिफिशियल पार्ट हम मानते हैं कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होगी। सो विमेन्स राइट would be safeguarded। जैसे एक भारत के एक समुदाय जैसे मुस्लिम समुदाय की बात की जाए, उसमें पोलीगामी प्रचलित है और पोलीगामी की जाती है। महिला एक पुरुष विभिन्न अपनी मर्जी के अनुसार कितनी ही महिलाओं से वो शादी कर सकता है, और महिलाओं को डाइवोर्स का बहुत कम अधिकार है, और डाइवोर्स के अधिकार है भी तो वो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है, जिससे महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को प्रॉपर्टीज़ पर अधिकार नहीं है, और प्रॉपर्टीज़ पर अधिकार नहीं होने के कारण उनकी इकोनॉमिक जो सेफगार्ड रहता है वो भी उनसे वो डिप्राइव्ड होती है। तो उन ये सभी कमियों को ख़त्म करने के लिए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता है, उन्हें महिलाओं को प्रॉपर्टी पर अधिकार दिया जाता है, ताकि उनका जीवन आगे चल के सुनिश्चित रहे और उनको एक सिक्योरिटी रहे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी रहे, सोशल सिक्योरिटी रहे, तो जिससे वो अपनी फुल पोटेंशियल को यूज़ करते हुए देश और समाज की प्रगति में योगदान दे सकती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने की वजह से महिलाओं के राइट की भी रक्षा होगी, और भारत में महिला और पुरुषों को समान तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा, ताकि देश एक उन्नत विकास कर सके। तीसरा इसका बेनिफिट होगा जुडिशरी पर ओवरबर्डन नहीं होगा। जुडिशरी पे ओवरबर्डन इन द सेंस कि विभिन्न धर्म के अलग अलग केसेस वहाँ जाते हैं, बट कुछ केसेस होते हैं जो कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के आधार पर गवर्न होते हैं, तो जुडिशरी को काफ़ी टाइम लगता है किसी भी धर्म के बारे में पढ़ना, फिर उस हिसाब से जजमेंट देना, क्योंकि वो सिविल कोड समान है नहीं, सबके पर्सनल लॉज को जानना, उन पर्सनल लॉज को जानने के बाद में जजमेंट देना, तो ये लोअर जुडिशरी में अक्सर ये कमी देखने को मिलती है। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो इस जुडिशरी के जो ओवरबर्डन की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। तो हेल्पफुल फॉर द जुडिशरी। चौथा इसका फ़ायदा देखने को मिलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद कम्युनल वायलेंस जैसी भावनाएं हैं भारत के समाज में देखने को मिलती है, वो सभी समस्याएं भी ख़त्म हो जाएगी। एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका हमको देखने को मिलेगा। सो एक चौथा वाला पॉइंट हम डाल सकते हैं कि इससे इट विल डिस्कार्ड communal violence in long term। ये सभी हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के फ़ायदे देखे हैं, और जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट पे ऐसा एक समुदाय का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, परंतु हम एक नेशनलिज्म की भावना को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना को ध्यान में रखते हुए, कम्युनल कॉन्शियसनेस को ख़त्म करते हुए, उसको कम करते हुए, अगर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड राष्ट्र के सभी लोगों के हित में है, एक भारत को उन्नत देश बनाने के हित में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को मोर ब्राइट करने के हित में है। सो मेरा मानना है, और मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने अपने हिसाब से हर चीज़ को एनालाइज करने का अधिकार है। ये मेरा पर्सनल व्यूज़ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से भारत में सोशल और रिलीजियस हार्मनी एक बहुत हद तक बढ़ेगी। भारत के हर समाज और हर समाज के वंचित वर्ग को और एक जेंडर को, जैसे महिलाएं हर समाज में प्राय देखा जाता है कि उनको वो अधिकार नहीं मिलते हैं जो एक पुरुष को मिलते हैं। सो वो सभी अधिकार अगर महिला को मिलेंगे तो भारत का समाज अच्छे से विकास कर पाएगा। इसी के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के हमने एक शॉर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और कैसे ये क्रिमिनल कोड से डिफरेंट
एक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल इसके क्या प्रोविज़न है और संविधान में इसको क्यों उस वक्त स्वीकार नहीं किया गया था। क्या भारत की न्यायपालिका के जजमेंट रहे हैं, जो कि हमने 2 केसेस भी देखे हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और एक नुकसान जो कि एक माइन्यूट से नुकसान मुझे लगता है, वो नुकसान भी एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट में अगर हम सोचें तो वो ज़्यादा खास नहीं है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत की समाज के विकास के लिए और एक कॉमननेस की भावना को, वीनेस की भावना को डेवलप करने के लिए अति आवश्यक है। इस बात को मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं, कैसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत को महसूस करते हैं। मैंने कुछ व्यूज़ जो दिए हैं मेरे व्यक्तिगत विचार है, ये मैं किसी पर थोपना नहीं चाहता हूं। मैंने चूँकि मैं लेक्चर ले रहा हूं तो बता दिया मैंने थोड़ा। इसी के साथ हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को कभी आगामी दिनों में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और पता करेंगे कि कब से ये मुद्दा चर्चा में है, कैसे सिविल कोड, क्रिमिनल कोड को डिफरेंट अलग अलग किया गया है, कैसे भारत का हिंदू समाज हिंदू मैरिज एक्ट या अदर एक्ट के द्वारा उसके सिविल कोड गवर्न होते हैं, वहीं मुस्लिम समाज जो कि शरीयत कानून के तहत गवर्न होता है। 1937 में ब्रिटिश राज के द्वारा जो मुस्लिम समुदाय के सिविल मैटर्स को गवर्न करने के लिए कानून लाया गया था, उसके हिसाब से उनको गवर्न किया जा रहा है। हम आगे इस बारे में गहन चिंतन करेंगे और आगामी दिनों में और अच्छे से कुछ फैक्ट, कुछ जजमेंट, वक्तव्य और कुछ सोर्सेज के साथ मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित रहूँगा। आज के क्लासेस को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।